आवाज आ रही है ना? ठीक है। अच्छा, लो, तुम लोग ही सीख लो ये काम। हाँ जी। डच लेफ्ट फॉर जावा एंड सुमात्रा। जावा और सुमात्रा क्या है? आइलैंड है ना? इंडोनेशिया कंप्राइजेज ऑफ 15,000 आइलैंड्स। 15,000 आइलैंड है, जिसको आर्चिपेलागो बोलते हैं, है ना? उसमें से 10,000 आइलैंड है जिसमें नेचुरल हैबिटेट के लिए छोड़ा गया है। उसमें मतलब नो ह्यूमन बीइंग्स आर देयर। कुछ आइलैंड है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स हैं, जहाँ पे आप जाते हो, ट्रैवल करते हो, है ना? इंडोनेशिया में एक स्पाइडर जैसा, जिसको कोमोडो ड्रैगन बोलते हैं, वो ये खास आइलैंड पे मिलता है। देखा कोमोडो ड्रैगन? छिपकली जैसा लंबा सा बड़ा सा होता है। हाँ, पॉइजनस भी होता है, तो वो वहीं पाए जाते हैं। तो डच लेफ्ट फॉर जावा एंड सुमात्रा, दैट इज इंडोनेशिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि आपने पहले लिखा था कि केरला, श्रीलंका आर नोन फॉर स्पाइसेस। ठीक है, दैट इज वाई डच लेफ्ट। दे सोल्ड देयर फैक्ट्री, लिखो इसमें आगे, दे sold, they means Dutch sold their factory of Chinsura and Patna to English East India Company. Dutch sold their factories of Chinsura, Chinsura कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, and Patna to English East India Company. तो तीन लोग थे, डच, पोर्चुगीज और इंग्लिश। एक निकल गया, तीन में से एक आउट हो गया, बचे दो। कौन दो? पोर्चुगीज और इंग्लिश। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, द पोर्चुगीज एंड इंग्लिश also clashed for the supremacy in the Arabian Sea. The Portuguese and English also clashed. The Portuguese and English also clashed for the supremacy in the Arabian Sea. लिख लिया? None? In 1662, they entered into a matrimonial alliance where Prince Charles of England married Princess Catherine Braganza of Portugal. So who marries Princess Braganza? Miss Braganza? You know Miss Braganza? कुछ कुछ होता है में थी ना? नहीं थी? तो how come they entered into a matrimonial alliances? That is English and Portugal, who were fighting for the supremacy of the Arabian Sea. In the year 1662, they came to a conclusion and they entered into a matrimonial alliances because they have certainly among their royal families exchanged. So they married and this war came to an end. समझ में आया? ट्रीटी नहीं है ये, तो शादी है, ये चलेगी लंबी। पीस फिर परमानेंट हो गया था।
कौन सा? हाँ, जैसे अक्सर देखा गया, आपने देखे होंगे ना, पहले राजा महाराजा होते थे, अशोक had married into a matrimonial alliances, Chandragupta Maurya married the Greek Seleucid Nictor, you remember? तो वहाँ पे शादी कर लिए तो लड़ाइयाँ बंद हो गई। राजपूत और मुगल्स में मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुई तो मुगल्स नेवर इन्वेडेड द राजपूत एरिया, apart or unlike Marathas where these things never happened, तो फिर there is always a conflict, a region of conflict, ठीक है? तो that is how this matrimonial alliances ended the clash or between the two, that is English and French. English and Portuguese, हाँ बोलो। नो नो, साथ में ट्रेड करने लगे। इनफैक्ट लिखो इसमें आगे, पोर्चुगीज gave Bombay to English as a gift. दहेज प्रथा आपके यहाँ चलती है, बाहर नहीं, है ना? डोरी, मैं वही बताता हूँ डोरी का जो कल्चर है वो हमारे यहाँ प्रिविलेज्ड है, वहां पे वहाँ यदि है तो अभी आप कभी सुना है अमेरिका के अंदर या यूएस में या यूके में या जर्मन में फ्रांस में डोरी का कोई इशू आता है? पढ़ा है कभी? नहीं नहीं, वो आप गिफ्ट देना कंपल्शन नहीं है वहाँ पे। और वहाँ तो अभी शादियाँ भी ऐसे अपने जैसे पॉम्प एंड शोज के साथ में थोड़ी ना होती है, वहाँ तो चर्च में ले जाते हैं, वो सीधा एक्सेप्टेंस होती है और दे गेट मैरिड। डोरी सिस्टम, ऑफ कोर्स कुछ राइटर्स लिखते हैं डोरी, बट डोरी इज नॉट अ कल्चर इन यूरोपियन वर्ल्ड। यही होता है कि सोच के लिखने का फायदा। आप खुद सोचो, डोरी वाला कल्चर वहाँ है या नहीं? ठीक है, नहीं है तो फिर आप कैसे लिखोगे? क्योंकि जब आप लिखते हो तो एग्जामिनर नोज इट प्रिटी वेल कि आप लिख रहे हो, तो सोच समझ के लिखोगे तो मार्क्स इसी भी आप पे मिलते हैं। गिफ्ट का कल्चर था तो बॉम्बे एज अ गिफ्ट आपको दे दिया, ठीक है? बिपिन चंद्रा इटसेल्फ रोड डोरी, उसमें बुक में लिखा हुआ है डोरी, बट आई वुड प्रेफर कि नहीं लिखें। ये डोरी वाला कल्चर अपने यहाँ होता है, जैसे शादी हुई तो बाहर जैसे दहेज में कार दी गई तो उसका बाहर खड़ी रहती है, दिखा होगा ना, शादी में जाते हैं तो बाहर अलग से एक मोटरसाइकिल भी खड़ी रहेगी तो भी चमका करके आगे, जैसे एंटर होते ही आपको वो दिखे, वो बताया जाता है कि जानबूझ के कि ये आप दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो वो एक प्रेस्टीज इशू है। फिर बोला जाता है हम थोड़ी ना मांग रहे हैं, तो आप खुशी से दे, वेट, है ना? हाँ, ये जो सोसाइटल कल्चर है ये चेंज नहीं होता ना। लिख लिया, है ना? इन 1667 English royal family gave Bombay, अब बताओ बॉम्बे का सौदा कैसे हो रहा है, देखो, टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन अ लीज, ठीक है? इन 1667 the English gave Bombay to East India Company on a lease. पोर्चुगीज और पहले क्लैश था, लेकिन जब रॉयल फैमिली के साथ में मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, है ना, तो फिर लड़ाई बंद हो गई
और जो दहेज में ऐसे समझ लो कि बॉम्बे मिला था, वो आपकी समझ में आएगी ना, फिर तो क्या करें। तो मिलेगा तो फिर वो रॉयल फैमिली लेके क्या करेगी? रॉयल फैमिली ने आगे किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए, और बदले में क्या मिला? रेंट मिल गया, ऐसे समझ लो। ठीक है। सो बॉम्बे बिकेम their western headquarter देयर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का। बॉम्बे बिकेम द वेस्टर्न हेडक्वार्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। डन। ठीक है, चलो। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो, एक डच जो जा चुके थे, पोर्चुगीज के साथ में मैट्रिमोनियल अलायंस हो गई, खत्म हो गए, तो बचा कौन? डेन्स तो नॉमिनल रहे, है ना। दे इनफैक्ट रिमेन्ड हेयर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट दे मूव्ड साइलेंटली। ट्रैंकोबार में डेन्स की फैक्ट्री थी, उसके बाद में वो वहीं से बोरिया बिस्तर समेटा, 450 साल करीबन रहे थे वो भी। एंड दे रिमेन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट नेवर आर्ग्यू और हैड इन अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। जो इसमें इंपॉर्टेंट यूरोपियन पावर रही जिसमें आगे जाके झगड़े हुए, तो वो एक था फ्रांस और एक थे इंग्लिश। ठीक है। तो आप जो आगे पढ़ोगे, यू विल रीड अबाउट कर्नाटिक वॉर, है ना। इसको बोला जाता है एंग्लो कर्नाटिक वॉर, या एंग्लो फ्रेंच वॉर भी बोल सकते हो। इस यहाँ 3 हुई लड़ाइयाँ। ठीक है। ऐसे ही आप आगे चलोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट एंग्लो बंगाल वॉर, फिर एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो पंजाब वॉर। तो पढ़ने का तरीका है, यदि अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं ना, तो थोड़ी पिक्चर क्लियर रहती है। अब सीधा किताब में उठा के पढ़ोगे तो वो याद नहीं रहेगा। तो इफ यू सिस्टमेटाइज करोगे चीज़ों को कि कौन सी कब हुई, तो वो याद रहेगा। ये 2 हुई, ये 4 बार हुई, ये 3 हुई, ये 2 बार हुई। एंग्लो एक शब्द यूज किया इंग्लिश के लिए, एंग्लिसाइज्ड। ठीक है। हिंदी में बोलेंगे आंग्लवादी पद्धति। ठीक है। तो एंग्लो वर्ड वाज बेसिकली यूज्ड फॉर दोज इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश फ्रेंच, इंग्लिश बंगाल, इंग्लिश मराठा, इंग्लिश मैसूर, इंग्लिश पंजाब। राइट। सो ये जितनी भी वॉर्स हैं, 1 2 3 4 5, so after all, then English started dominating the scenario in complete India. क्लियर है? तो एक एक करके देखेंगे। लिख लिया?
चले। एक लिख लिया। हाँ, तो अब हम विल टॉक अबाउट कर्नाटक रीजन, एंग्लो कर्नाटिक। तो वेयर इट इज, अब कौन बताएगा कर्नाटक कहाँ है? इधर है, इधर है, इधर है। जल्दी बताओ। डी। आप कर्नाटका को कर्नाटक समझ रहे हो? हाँ हाँ, नहीं, चेन्नई वाला रीजन जिसको आप मद्रास बोलते हो आज, मैड्रास। अच्छा, वही। आपने कर्नाटिक म्यूजिक के नाम से सुना है? कर्नाटिक म्यूजिक, राइट? यू नो कर्नाटिक म्यूजिक। बहुत गरीब हो आप इस सब चीजों में, क्योंकि क्या है ना, ये एक तरीके से जैसे क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल म्यूजिक है। तो दीज आर द बेस ऑफ दोज क्लासिकल, व्हेन वी टॉक अबाउट तमिल लिटरेचर और तेलुगु और मलयालम, मलयाली एंड ऑल दैट, दिस ऑल कम्स अप फ्रॉम साउथ इंडिया। तो उसका जो मेजर रीजन है जिसमें अब आप बात करो, आप क्या करो, इसको बनाओ, पिक्चर करो ऐसे, और टिक करो। तो उसमें क्या होगा ना, एक बार मेमोरी यदि आप हाथ से लिखते हो ना, देन थिंग्स यू ओ इट, तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं। आपने वो मूवी शोले देखी है? शोले में वो ऊपर एक बैठा रहता है, सरकार कितना इनाम रखी है, वो कौन बताता है? यू रिमेम्बर दैट डायलॉग, सरकार हमारे ऊपर कितना इनाम रखी है? वो ऊपर बैठा रहता है टॉप पे, वो बस इनाम बताता रहता है। क्या नाम होता है उसका? सांबा, है ना? आपको ये देखो कैसे याद है। ठीक है, उसने कोई डायलॉग नहीं बोला पूरी मूवी में, बस इतना बोला है, सरकार से 50,000, बस। उसके अलावा और उसका कोई डायलॉग नहीं है। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको कोई चीज बताई जाती है ना, वो मूवी दिमाग में छप जाती है। तो व्हेन यू रीड इन कनेक्शन एनीथिंग, इट्स नॉट ऑल अबाउट हिस्ट्री। आप कोई सा भी सब्जेक्ट यदि कनेक्ट करके या पिक्चरोग्राफिक वे में या खुद से लिख के पढ़ते हो, तो चीज़ें जहन में याद हो जाती हैं, फिर वो भूलता नहीं है। ठीक है, तो दैट इज द मेन रोल ऑफ दोज डायरेक्टर्स और एक्टर्स, ब्यूटिफुली पिक्चराइज और रिटन बाय जावेद अख्तर एंड रमेश सिप्पी, कि वो उसका छोटा से छोटा डायलॉग, छोटा छोटा कैरेक्टर। नहीं तो उसके बाद आपने बीसीओ मूवी देखी होंगी, आपको मेन हीरो कौन है नाम याद नहीं रहता। ठीक है, वो शोले तो आप पैदा भी नहीं हुए थे तब आई थी, और अभी भी वी नो सर्टेन कैरेक्टर्स। तो व्हाई इट इज सो? इट इज, सोशियोलॉजिस्ट सेज, लिटरेरी राइटर सेज कि आपको पिक्चराइज्ड करके बहुत जल्दी आप मेमोरी में बैठ जाता है। तो ये आप पढ़ाई में अप्लाई करोगे तो इट विल बी मच बेनिफिशियल। लिख लिया करो, डायग्राम बना दिया करो, वही मेंशन कर दिया करो, देखना आप भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो। तो एंग्लो कर्नाटिक मतलब ये चेन्नई वाला पार, या कर्नाटक रीजन कहते हैं इसको, और इसकी कैपिटल थी आरकोट। ठीक है, कर्नाटक वाला रीजन, और इसकी कैपिटल क्या थी? आरकोट। मद्रास वाला रीजन, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इसमें लिखो द इंग्लिश एंड फ्रेंच। अच्छा, ये इसमें 3 वॉर हुई हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन टुक प्लेस इन 1746 to 48. Second Anglo-Carnatic War took place from 1749 to 54. Third Anglo-Carnatic War took place from 58 to 63. ठीक है, 1746 to 48, 49 to 54, 58 to 63. These are the 3 periods in which this English and French conflicted in India.
अच्छा, ये लड़ क्यों रहे थे? कॉज ऑफ वॉर दैट द इंग्लिश and the French both wanted to control Madras and subsequently the entire South India. एक कारण है ना, they both wanted to have a control over Madras and subsequently the entire South India. ठीक है, तो पहला जो वॉर स्टार्ट हुआ उसका पीरियड था 46 to 48. वाई इट अकर, कॉज क्या था इसका रीजन? फर्स्ट वॉर टुक प्लेस बिकॉज ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन. वॉर ऑफ सक्सेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रिया कहाँ है? कैपिटल क्या है ऑस्ट्रिया की? वियना. वेरी गुड, है ना. तो झगड़ा कहाँ का है? ऑस्ट्रिया, यूरोप का. और लड़ कहाँ रहे हैं? इंडिया में. समझ में आया? ऑस्ट्रिया किसी की भी टेरिटरी नहीं थी. दे ऑल क्लेम्ड टू हैव अ कॉलोनी और यू कुड से स्टेट के लिए. अभी यूक्रेन है, रशिया ट्राई टू एनेक्स. ठीक है. सिमिलरली फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ वांटेड टू एनेक्स अ पर्टिकुलर टेरिटरी कॉल्ड ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया की एक रानी हुआ करती थी दैट मैरीज टू लुई द 16. उसका नाम बड़ा फेमस था फ्रांस की क्रांति में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. मैरी एंटोइने, राइट, मैरी एंटोइने. So that is why France and Austria having a matrimonial alliances, and somehow English wanted to capture that territory. So that is why they being in conflict. हाँ, लड़ कहाँ रहे थे? इंडिया में. तो इससे क्या बात पता चलती है कि दुश्मन का दुश्मन कहीं भी हो, है ना, इट इज नॉट नेसेसरली यू फाइट ऑन वाघा बॉर्डर और बांग्लादेश वाला टेरिटरी. अभी 23 फरवरी को जो मैच है उसमें भी इंडिया एंड पाकिस्तान व्हेन दे फेस ईच अदर दे थिंक, है ना, अभी चैंपियंस. हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी है, दुबई में हो रहा है. और उसके लिए अभी से ही, अभी बीच में वायरल आ रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं साहब हैं पाकिस्तान के, दे आर ट्रेनिंग कि आप कुछ मत करो, सिर्फ इंडिया को हराओ, यही चैंपियंस ट्रॉफी होगी. अब वो सब चलना चालू हो जाता है क्योंकि, तो इससे क्या पता चलता है, इट इज नॉट नेसेसरली यू फाइट ऑन द बॉर्डर्स. इट इज लाइक यू फेसेस ईच अदर वेर एवर यू कैन सी. तो वो वहाँ पे अब देख रहा कैसा माहौल हो जाएगा. ठीक है. इनफैक्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी इनॉग्रेट हुई थी अभी हाल ही में, तो उसमें इंडियन फ्लैग को हटा दिया वहां से. तो बड़ा मुद्दा आया भी था कि सारी कंट्रीज के फ्लैग आपको दिखेंगे पीछे. हाँ, वो इंडिया का नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान ऑब्वियसली बीइंग सपोर्टेड बाय इंडिया, तो इसीलिए. हाँ, क्या फ्लैग क्यों हटाया? क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान नहीं जा रहा खेलने, इसलिए हटा दिया. तो झगड़ा है, एनिमी है. समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है तो जो दुश्मन होता है वो सिर्फ यहाँ ही नहीं, हर जगह दुश्मन ही होता है. अच्छा, व्हाई दे वांटेड टू कंट्रोल दिस मद्रास? गोल्ड. गोल्ड इज नॉट. हम्म. हाँ, धीरे धीरे पूरा. ये एक कुछ एरियाज होते हैं ना जिसको आप बोलते हो जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया.
ठीक है ना, कि उस पूरे एरिया से पूरी कनेक्टिविटी बनी रहती है। आप ठीक कह रहे हो, चिकन नेक कॉरिडोर जिसे आप कह रहे हो, इट इज गलियारा जिसे आप हिंदी में बोलते हो, इट्स विद रिलेटेड विद सिक्किम। क्योंकि वाई सिक्किम, बिकॉज इट हैज अ कनेक्शन, आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट करता है इंडिया को, पूरा 7 स्टेट है। यदि सिक्किम हटा दो तो आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, है ना। दैट इज वाई इट इज जियो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट। क्या? सिक्किम सिक्किम सिक्किम, ठीक है। क्या वेस्ट बंगाल? इट इज सिलीगुड़ी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग वाला है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्किम। व्हाई सिक्किम? बिकॉज सिक्किम एंड तिब्बत हैज एन इशू। ये आप पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में पढ़ोगे, व्हेन दे हैव अ कॉन्फ्लिक्ट एट द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिसमें चाइना यूज्ड टू क्लेम दैट तिब्बत बीइंग द इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, एंड चाइना वाज आल्सो क्लेमिंग फॉर सिक्किम एज वेल, बिकॉज अरुणाचल वाला हिस्सा भी वो क्लेम करते हैं। अभी आप डीप सीक में डालते हो कि अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ इंडिया, वो देखो तुरंत कैसे ना कर देता है ना, टेरिटरी ऑफ चाइना। ठीक है, अभी इशू उठा था, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि दे क्लेम्ड ऐसे ही तिब्बत यूज टू बीइंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम चाइना, बट चाइना क्लेम देयर टेरिटरी। उनका देखो दलाई लामा यहीं रहते हैं पूरे टाइम, तो उस टाइम पे दे बिकम एन इशू। तो तब वो सिक्किम वहां से रिकॉग्नाइज हुआ, क्योंकि वाजपेयी जी की सरकार ने कहा था कि लेट दिस तिब्बत बीइंग द इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, तो देन चाइना रिकॉग्नाइज दैट सिक्किम बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। दैट इज व्हाई दिस टर्म चिकन नेक कॉरिडोर केम इनटू पिक्चर, है ना, पूरा हिस्ट्री ऐसे नहीं। क्लियर है? चलो, Madras is a port where you connect the entire this region, ये पूरा साउथ इंडिया। ये यहाँ पे आप रहते हो तो यू विल इजीली एबल टू कंट्रोल द एंटायर साउथ इंडिया। वो उस तरीके से बना हुआ है, कभी आप मैप में देखोगे पुराना वाला तो उसमें और क्लियर होगा पिक्चर। क्लियर है? तो वाई मद्रास इसमें लिखो। हाँ, फर्स्ट वॉर में द फ्रेंच गवर्नर, द फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले played an important role। फ्रेंच नेम है, ड्यूप्ले नाम है। द फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले played an important role in outsmarting English, in outsmarting English। Duplay played an important role in outsmarting English। What do you mean by outsmarting English? आप जैसे क्रिकेट में खेलते हैं ना, बॉलर बॉल करा रहा होता है, and he started thinking on the side of on from the batsman angle, कि हर बॉल पे मार रहा है तो इसको वही बॉल दो, ये मारेगा, है ना। when you started thinking from enemy's mind कि what could be its next, what could be its next step, so that is how it's called outsmarting the English। समझो? हाँ वही ना, कि उन्होंने पहले से ही नीतियां जो बनाए रखी थी, जो पॉलिसीज फंक्शन कर रखी थी कि आगे हम ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो उसको पहले से ही पता था, उसने पहले से ही उसको घेराबंदी कर ली थी, जिसकी वजह से ड्यूप्ले को फायदा हुआ और वो इजीली कुड डिफीट द इंग्लिश, और रिटेन बोलेंगे कि रिट्रीट द इंग्लिश फ्रॉम द बाउंड्रीज। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट गॉट एडवांटेज। इसमें लिखो मोस्टली थ्रू हिज डिप्लोमेटिक स्किल, mostly through his diplomatic skill, he won the support of local kings। He won the support of local kings। The war
ended without any conclusive result. हाँ ये mostly through his diplomatic skills he won the support of the local kings. He won the support of the local kings. The war ended. The war ended without any conclusive result. The war ended without any conclusive result, though the French proved their superiority. Though the French proved their superiority. Proved their superiority. Aix-la-Chapelle treaty. इसी वॉर में आप यू आर राइटिंग इन द फर्स्ट वॉर, दैट इज एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो कर्नाटिक वॉर 1746 to 48. ठीक है, हाँ 3 वॉर हुए तो अभी तो पहले ही पढ़ रहे हैं हम. हाँ तुम आगे मत जाओ. ट्रीटी ऑफ एक्सला शफे, शपल है CHAPPELLE, फ्रेंच वर्ड है. एला शफे बोलते हैं, एला शफे बोलते हैं. एक इंग्लिश में AIXLACHAPPELLE, एला शफे, फ्रांस. Put an end the Austrian War of Succession. Treaty of Aix-la-Chapelle put an end the Austrian War of Succession. Next is Second Anglo-French War. ठीक है, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्टेड. एक ही बात है, लड़ कौन रहा है? हाँ ट्रीटी ऑफ शफे मतलब है कि एक समझौता हुआ दोनों के बीच में, जिसने जो झगड़ा चल रहा था ऑस्ट्रिया को लेके वहां पे, है ना, वो बंद करा दिया. उस ट्रीटी में ये हुआ कि वी विल नॉट गोइंग टू एनेक्स एनी मोर टेरिटरी ऑफ योर्स एंड यू विल नॉट गोइंग टू एनेक्स आवर टेरिटरी. ऑस्ट्रिया फ्रांस के अंडर में थी क्योंकि फ्रांस के साथ में उसका मैट्रिमोनियल अलायंसेस था. नहीं कर सकता नहीं है वो, थोड़ा टाइम रुकते हैं फिर लड़ने लगते हैं. ठीक है, जैसे सेकेंड वॉर तुरंत बाद होगी, 48 में एंड हुई, 49 में फिर चालू हो गए. तो दैट इज द सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर. इसमें लिखो it started when war of succession was going on in Carnatic. War of succession was going on in Carnatic. Both wanted to appoint Nawab of their own choices. Nawab of their own choices.
हिंदू रॉयल फैमिली और मुस्लिम रॉयल फैमिली में एक डिफरेंस होता है ना। वंस द न्यूज़ केम आउट कि राजा की तबीयत खराब है, तो आप देखना लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि तख्त पे या क्राउन पे कौन बैठेगा, राइट। होता है ना। समटाइम्स इट अकर, जैसे मान लो ये किंग है, तो सबसे पहले दावा करते हैं बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, अंकल भी हो सकते हैं, कजन्स भी हो सकते हैं, सन इन लॉ रॉबर्ट वाड्रा, नो रॉबर्ट वाड्रा। हाँ, तो एवरी वन कैन क्लेम कि हु कुड बी द नेक्स्ट। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही राजा लगता है कि अब जाने वाले हैं, तो सब प्रार्थना करने लगते हैं जल्दी जाएं ताकि हमें राजपाट मिले। ठीक है। तो इन सब में दावा होगा कि आई एम द रियल सक्सेसर। तो इसमें क्या होता है ना, वुमेन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। हाउ? क्योंकि जो भी राजा की करीबी होगी, है ना, तो ऑफ कोर्स उसका दावा ज्यादा मजबूत होगा, है ना। सपोज देर आर 4 सन एंड द फोर्थ सन इज फ्रॉम हिज लेटेस्ट वाइफ, तो द लेटेस्ट बिकम हॉटेस्ट समटाइम्स, है ना। रामायण देखिए, देखिए ना, सबने देखी है। जो भरत होते हैं वो कौन सी वाइफ से हैं? थर्ड, केकई, द रीसेंट वन, है ना। कौशल्या को देखो कैसा दिखाया गया है, और केकई को कैसा दिखाया गया ना, मॉडर्न स्टाइल उस जमाने का, और ये पुरानी बेचारी सीधी सादी, जैसा भी है भला है बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है टाइप। तो क्या हुआ कि इम्पैक्ट पड़ा तो किसको बनाया गया? दैट इज फ्रॉम द रीसेंट वन, राइट। तो ये उस जमाने से अभी तक चला जा रहा है। बताते हैं ना उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखो, ये तो है माइथोलॉजी, एक होता है रियल सेंस में। जहांगीर died in 1627. शाहजहां ascended the throne in February 1628. नवंबर में he died, फरवरी में he ascended the throne, right? In that 4 months there is a big turmoil occurred. तो बोला जाता है नूरजहां, you remember नूरजहां? तो उस जमाने में नूरजहां was the 20th wife of Jahangir, not the first one, not the second, not the third, the 20th one। ठीक है। तो इम्पैक्ट पड़ा। तो जो रूल रहा ड्यूरिंग दैट पीरियड वाज ऑफ 4 मंथ वाज नूरजहां जुमताज रूल बोलते हैं। जब टर्मोइल होता है, आप इसको बोलते हो, तो जहांगीर तो बिजी रहता था। जहांगीर एक तरीके से आप बोल सकते हो ही इज मोर बिजी इन अय्याशियों में, वेल्थ, वाइन, women, something like that। तो मोस्टली इंटरफेरेंस कम्स फ्रॉम द फीमेल पार्ट, दैट इज नूरजहां। तो नूरजहां का रूल बड़ा फेमस है ना। समझ रहे हो? जुनता बोलते हैं जब टर्मोइल होता है, आपके पास में नो फिक्स्ड रूलर है आपके पास में, एंड इट्स अ टेम्पररी, बोलते हैं ना, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर देना किसी तरीके से। तो इसमें जो इसके नूरजहां के फादर थे एतमादुद्दौला एंड ऑल, they are started interfering very much in the royal family's decision। समझ में आया? तो ये सब आपको देखने को मिलता है। तो आप देखो इसके अंदर he was a son, ठीक है, झगड़ा हुआ, ब्रदर्स, अंकल जलालुद्दीन खिलजी was the uncle of अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये सबसे बड़ा डेंजरस आपको देखने को मिलता है। हाँ, नॉट दिस बलबन, बलबन किल्ड हिज सन इन लॉ in order to remain on that throne। तो ये बड़ा डेंजर, क्योंकि कोई भी अपने बेटी के जमाई को, जो जमाई बोलते हैं ना हमारे यहाँ, तो उसकी हत्या कोई नहीं करेगा, लेकिन बलबन डिड दैट इन ऑर्डर टू रिमेन ऑन दैट थ्रोन।
समझ रहे हो? तो आपके पास बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल है इसको देख करके, अभी भी होते हैं। चाचा जी लड़ते हैं पार्टी के लिए, अखिलेश यादव बेस्ट एग्जाम्पल, मुलायम सिंह यादव was the father. He was the one who removed his father from his political party. Or then the chacha come and claimed that this party belongs to us. ऐसे ही आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? दैट किंगशिप knows no बादशाहत रिश्तेदारी नातेदारी नहीं जानती। ठीक है ना? तो दैट इज हाउ वी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, थिंग्स गॉट सेपरेटेड एंड चेंज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है? तो नीचे भी कर्नाटक वाली रीजन जो आप पढ़ रहे हो उसके अंदर भी यही सब चीजें हो रही थी। तो हाँ हाँ हाँ, उसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ था। फ्रांस वाज एबल टू मेंटेन और देयर टेरिटरी विच दे ऑक्यूपाइड इन इंडिया, दे वर एबल टू सरवाइव। हाँ, और कर्नाटक में राजा हुआ करते थे, हैदराबाद में राजा हुआ, आपने लिखे ना नाम, तो ऐसे ही राजा होते थे। राजा रहे, है ना, बट उसका जो एक्चुअल गवर्नेंस था वो किसके हाथ में है ना, फ्रांस के हाथ में है। जैसे अभी हाँ, फिर वॉर हुई तो जिसके अंदर फ्रेंच वर एबल टू मेंटेन, तो 4 साल और रिट्रीट कर गए। फिर जब थर्ड वॉर होगी दे वर फाइनली दे लॉस्ट एंड इट ऑल द पावर्स कम्स इनटू द हैंड्स ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर वहां से चीजें बदल जाती हैं। तो इसमें लिख लो, द फ्रांस वंस अगेन और द फ्रेंच वंस अगेन प्रूव्ड देयर सुपीरियरिटी। हाँ, चंदा साहेब और ये सब नाम तो नहीं, नहीं कुछ, कोई नहीं, कुछ आपको लिखना है तो लिखवा देंगे। तो द फ्रेंच once again proved their superiority, क्योंकि आप नाम याद करोगे तो फिर कंफ्यूज होगे। हाँ, इसलिए क्योंकि अब बढ़ता जाएगा ना जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे, लिखना तो ऐसे तो इसमें 2-3 नाम थे। ये सब नाम है, ये राजा थे। आप मेन एजेंडा क्या था कि इनको रूल बनाना है, कोई सपोर्ट करेगा फ्रांस वाले अपना राजा चाहेंगे वो रहे ताकि हमें फायदा हो, इंग्लिश वाले चाहेंगे कि मोहम्मद अली रहे। तो ये नाम याद करने के नहीं है, बट आप ये देख लीजिए कि बोथ वांटेड टू हैव नवाब ऑफ देयर ओन चॉइसेस ताकि उनको बेनिफिट हो, बस इसलिए। द फ्रेंच लिख लो, प्रूव देयर सुपीरियरिटी वंस अगेन एंड ड्यूप्ले प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रेंच सक्सेस। ड्यूप्ले आपने लिखा ही था, ड्यूप्ले प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। एक्स है सर आगे, इसको एक्स ही लिखते हैं ना ऐसे तो, वाई कैसे लिखते हो? Duplay played an important role in French success. क्योंकि ये फ्रांस वाला नाम है इसलिए। इसका कारण था 7 ईयर वॉर, इसको हिस्टोरियंस ने कह ही दिया 7 ईयर वॉर, 7 साल चली थी इसलिए बोल दिया 7 ईयर वॉर। हम्म, The Third Anglo-French War started when 7 year war of succession, when 7 year war of succession in Europe had begun.
7 year वॉर ऑफ सक्सेशन हैड बिगिन इन यूरोप। यूरोप में स्टार्ट हुई थी 56 में, इंडिया में स्टार्ट हुई 1758 में। कौन से? यूएस में नहीं, यूरोप में। यूरोप, आप अमेरिका क्यों जा रहे हो? आप यूरोप में ही रहो। हम क्या पढ़ रहे हैं? एंग्लो एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। हाँ बोलो बोलो। हाँ, क्योंकि जो कंपनीज वहां थी वो भी लड़ने लगी आपस में। नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखो, पहली शुरुआत हुई यूरोप के अंदर 1756 में, ठीक है। इंडिया में ये वॉर स्टार्ट हुई 1758 में, ठीक है। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, खत्म 1763 में ही होगी, ठीक है, विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस, राइट। 7 year war of succession started in Europe in 1756. Seven-year war of succession started in 1756. In 1760, लिखो आगे इसी में, in 1760, ठीक है, English defeated French. English defeated French in the Battle of Vandewash. In the Battle of Vandewash. वांडीवॉश कहाँ है? तमिलनाडु में। The English officer, Robert Clive played an important role. The English officer Robert Clive played an important role in outsmarting French. Played an important role in outsmarting French. I hope now you understand the word outsmarting. Anna? The next to go, the French had called back. लिख लिया ना? The French had called back Dupleix. Called back Dupleix, which is considered as the biggest mistake of French. Which is considered as the biggest mistake of French. French had called back Dupleix, which is considered as the biggest mistake in French. जो रॉबर्ट क्लाइव थे, अब वो डिप्लोमेटिकली दूसरे लोकल रूलर्स को अपनी तरफ मिलाने में, शामिल करने में कामयाब हो गए थे। हाँ, डिप्लोमेसी के आधार पे, ठीक है। जो ज्यादा पावरफुल होगा वही जीतेगा ना। हाँ, वॉर होने से पहले ही उन्होंने बुला लिया था वापस, तो इट कंसिडर्ड एज अ बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि देखो, जो टीम जीत रही होती है ना, उसमें चेंजेस नहीं करने चाहिए, है ना। आपकी टीम मान लो जीत रही है, वो 11 प्लेयर है, अब आपने सोचा चलो उसी में हटा के देखते हैं, चेक करते हैं, तो आखिरी मोमेंट पे ऐसे टाइम पे चेक नहीं करना चाहिए। चेक किया, तुरंत टीम हार गई, होता है ना। तो जो टीम जीत रही होती है उसमें चेंजेस नहीं करते कभी भी। तो इसीलिए जब आप ऑप्शनल चूज करते हो तो स्मार्टली करना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो किसी टॉपर ने कह दिया, है ना, किसी का सिलेबस छोटा है, उसका बड़ा है, उसके आधार पे आप ऑप्शनल चूज कर लेते। किसी ने, भैया मेरे भैया बड़े बन गए हैं, उन्होंने कहा था ये ले लो, है ना, वो सर ने बताया था ये ले लो। ऑप्शनल चूज किया जाता है आपकी इंटरेस्ट के आधार पे, आपका नॉलेज किस में अच्छा है, इंटरेस्ट किस में, आप लिखते किस में अच्छा हो,
राइट। तो दिस आर कॉल्ड आउटस्मार्टिंग, स्मार्टली काम करना एक तरीके से। ठीक है, ये नहीं है कि पूरा सिलेबस दे रखा है तो सारा सिलेबस रटने बैठ गए। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, आपको अल्टीमेटली क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। तो जो काम की चीज है वो पढ़ लो, रिसर्च थोड़ा ना करनी, यूपीएससी का एग्जाम निकालना है बस, ऑफ देयर ओन चॉइसेस। इसका मतलब ये था कि बहुत मतलब इंग्लिश और फ्रेंच चाहते थे अपने अपने इंटरेस्ट के राजाओं को गद्दी पे बिठाया जाए ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके कर्नाटक रीजन में। क्योंकि वो इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि राजा के पास में एक्चुअली पावर तो है नहीं, वो तो स्पेक्टेटर हो गए हैं। एक्चुअली लड़ने के लिए, ताकत के लिए जो मिलिट्री जो सुप्रीमेसी मिल रही है वो किससे मिलती है, यूरोपियन पावर से। अब इसीलिए वो दोनों आपस में फाइट करते हैं। समझ में आया? ठीक है। द फ्रेंच ऑफिसर, इसमें नेक्स्ट लिख लो, काउंट डी लली एंड बुसी। हाँ, लली एंड बुसी नाम है, काउंट डी पदवी है, पोस्ट है। लली एंड बुसी हैड देयर डिफरेंसेस। लिख लो, द फ्रेंच ऑफिसर्स काउंट डी लली एंड बुसी हैड डिफरेंसेस ऑन इंपॉर्टेंट मैटर, on important matter, which also became the reason for their defeat. Which also became the reason for their defeat. County Lally and Bussy had differences on the important matter, which also became the reason for their defeat. ठीक है? Beside that, French company was a government owned company. Beside that, French company was a government owned company, unlike English, which is a private company. Unlike English, which is a private company. And French government was in deep financial crisis. Unlike English, which is a private company, ठीक है, French government was in deep financial crisis. क्योंकि ये जो पीरियड है, उस पीरियड में वहां पे जो राजा हैं वो आपको पता ही होगा, है ना, लुई 16 ऑफ विच डायनेस्टी, बुरबॉन डायनेस्टी। वो बिस्कुट आता है ना आजकल, पहले वो राजा महाराजा बनाते थे, अब बिस्कुट बनाते हैं, ऐसे याद है। वो बॉन डायनेस्टी, बर्बन नहीं, जो बोलो सही, वो बॉन डायनेस्टी। हाँ, बिस्कट, क्या बोलते हो, बिस्कुट। ठीक है, याद रहेगा ना। तो दिस राजा was mostly involved in other activities, that is why the France was in huge financial and political crisis, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस था वहां पे। उस वजह से क्या हुआ, फ्रांस की कंपनी कैसी है, गवर्नमेंट ओन कंपनी, तो पहले ही उधार ले रखा था और उधारी चढ़ गई, तो वहीं पे ही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभल रहा है, तो बाहर के देशों में आप अपनी कंपनी को कैसे संभालोगे। समझ में आ रहा है? तो दैट इज व्हाई दिस आल्सो बिकेम वन ऑफ द रीजन फॉर देयर लॉस इन द थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। क्लियर है? फ्रेंच कंपनी वाज अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। नेक्स्ट लिखो, द इंग्लिश नेवल पावर, हाँ इसी में आगे, द इंग्लिश नेवल पावर was far superior
The English naval power was far superior than French. The English naval power was far superior than French. Their ships were lighter and swifter. Their ships were lighter and swifter. हल्के होते हैं और आसानी से घूम जाते हैं. Their ships were lighter and swifter. So ये रीजन है कि इंग्लिश क्यों जीते. ठीक है. So finally there is a treaty called Treaty of Paris, happened in 1763, in which some important decision took place, that Madras, which is important, was given to English. Pondicherry was given to French. French was not allowed to fortify Pondicherry. ठीक है. Madras was given to English. Pondicherry was given to French, and French was not allowed to fortify Pondicherry. They can do trade, but they were not supposed to keep army. समझ में आया? तो this is how it ended the Anglo-Carnatic War. Pondicherry कहाँ है? अभी पुडुचेरी बोलते हैं ना उसको. Just like Delhi, it also has a state legislative assembly. पता है ना? Legislative assembly है पुडुचेरी में भी और दिल्ली में भी. तो दोनों जगह सरकार है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है. ठीक है. लास्ट इसमें लिख लो कंक्लूजन में. कंक्लूजन में लिख लो, द विक्ट्री ऑफ इंग्लिश in Third Anglo-French War. Conclusion. The victory of English in Third Anglo-French War and Treaty of Paris in 1763. The victory of English in Third Anglo-French War and Treaty of Paris in 1763 helped English in establishing their feet in South India. Helped English in establishing their feet in South India. Helped English in establishing their feet in South India. ठीक है. तो दिस एंडेड योर एंग्लो कर्नाटिक वॉर. अब इसमें आपसे पूछे कि बताओ कौन सी प्राइवेट कंपनी थी, इंग्लिश या फ्रेंच? इंग्लिश. गवर्नमेंट कंपनी कौन सी थी? फ्रांस की. ठीक है. नेम द टू ऑफिसर्स हु हैड डिफरेंसेस व्हिच लीड टू द डिफीट ऑफ फ्रांस. लली. लुल्ली नहीं, लली. तो नाम ही ऐसे हैं, आप लोग प्रोनाउंस करते हो ऐसे. लली एंड बुसी. ठीक है.
अच्छा, what was the reason for first Anglo-French war? Succession of Austria. What was the reason for third Anglo-French war? 7-year war. 7-year war started from when to when? 56 to 63. हाँ, नॉर्थ अमेरिका में जब आप बोलते हो तो अच्छा सुन लो भाई, सब ज्ञानी हो। क्या होता है, ये सब कॉलोनीज थी। इंडिया बीइंग द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, राइट, दे वर हियर। अमेरिका आल्सो बीइंग द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, तो वहाँ पे इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है। तो झगड़ा हुआ घर में, उसका असर आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अमेरिका में हुआ नहीं, एक्चुअली में रीजन तो वो यूरोप वाला है। तो जहाँ जहाँ आप इंग्लिश और फ्रेंच होंगे तो वो सब जगह झगड़ा कर रहे हैं, समझ में आया? तो इसलिए वो ये नहीं कि अमेरिका चला गया झगड़ा। अब हमें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ना है, इसलिए वी आर राइटिंग कि इंडिया पे इम्पैक्ट क्या हुआ। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड हिस्ट्री में आप जाओगे तो इट इज पार्ट ऑफ यू कुड से अमेरिकन रेवोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि 1773 देयर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड अपीयरिंग, समझा ऐसा? ठीक है, अच्छा, तो याद रहेगा। और प्राइवेट कंपनी थी और गवर्नमेंट कंपनी की हालत आपको पता ही है क्या होती है। सरकारी कंपनी जैसे बीएसएनएल है, अब सरकार उसको बंद ही करने पे आ गई, है ना। अनलाइक अब आप देखो, आप प्राइवेट कंपनी है, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, देखो आप बिजनेस। और अनलाइक अपना बीएसएनएल, तो अब यूज भी नहीं करते लोग बाग शायद, है ना। तो सरकारी है। अब प्लेन हमारे पास थे, एयरवेज, एयर इंडिया, उसका वो भी चार्ज, तो प्राइवेट। टाटा को मिला ना, तो टाटा इज द प्राइवेट प्लेयर, सरकारी तो नहीं रहा। तो ये, तो क्या होता है ना, ये बॉडीज होती हैं, जैसे आरबीआई, जैसे ट्राया, टीआरएआई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ये सब बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशन है। व्हेन इंस्टीट्यूशन इज पावरफुल, राइट, तो आप अच्छे से गवर्न कर पाते हो, गवर्नेंस बेटर रहता है। व्हेन इंडिविजुअल बिकम पावरफुल, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सद्दाम हुसैन यूज्ड टू बी द टायरनी, तानाशाह हो गए थे, तो उसके नीचे कुछ नहीं था, बस वो जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल। तो उसके बाद में क्या हुआ, एकदम से सद्दाम हुसैन मरा और एकदम से इराक कोलैप्स्ड हो गया, राइट, खत्म हो गया। अभी वो जो किंग जिसकी आप बात कर रहे हो, सलमान, राइट, सऊदी अरेबिया वाला, पता है आपको? नहीं पता? तो उनका नाम है सलमान। तो ही इज द मोस्ट पावरफुल अमंग ऑल द ब्रदर्स। उसके 23 अदर भाई बहन है जिसको उन्होंने कैद कर दिया था और साइन करवा लिए गए थे, क्योंकि हर शेख वहाँ पे पैसा तो बहुत होता ही है, तेल के कुएं हैं खूब सारे, तो साइन करवा के अपने नाम करवा लिया। तब तक उसको, उन सबको होटल में बंदी बना के रखा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस, व्हेन यू मेक इंडिविजुअल मोर पावरफुल, तो देर इज नो स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नेंस कुड नॉट बी हैपन। इसलिए आपके यहाँ आरबीआई, यूपीएससी, ठीक है, आप इलेक्शन कमीशन ले लो, सीएजी ले लीजिए, है ना, बहुत सारे, टीआरएआई, ट्राया है, तो है ना, कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यू कैन मेक इंडिविजुअल आई एम वेरी पावरफुल। थोड़ा बहुत हाईलाइट रहता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको कम मिलता है। तो इस वजह से स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, ऐसे ही अनलाइक इन अमेरिका, इंस्टीट्यूशंस आर मोर रिकॉग्नाइज्ड रेदर देन इंडिविजुअल, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी नज़र आती है। ठीक है, यहाँ पे करप्शन हो जाता है, वहाँ पे देर आर लेस चांसेस, वहाँ पे भी है लेकिन लेस। अब कंपेयरिंग द टू, जैसे अब आप बात करोगे पुअर पीपल, तो पुअर आर पुअर, एक इंडिया का पुअर, एक अमेरिका का पुअर है, दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? इससे तो वो सब क्रेडिट गोज टू दोज इंस्टीट्यूशन, बिकॉज दीज इंस्टीट्यूशन यूज टू चैनलाइज्ड। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया?
अब नेक्स्ट है एंग्लो बंगाल वॉर, ठीक है, तुम पढ़ पाओगे? समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ही बताओ। क्योंकि क्या होता है ना, देखो हर चीज पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो याद रहेगी। क्या होता है, आपने देखा होगा कभी आप अखबार पढ़े हो, 30 मिनट तक का आपका इंटरेस्ट कंसंट्रेशन लेवल बड़ा अच्छा रहता है, अगले 30 मिनट के बाद में वो कम होना चालू हो जाता है। तो कितनी देर तक पढ़ सकते हो? कितनी कितनी देर तक, मतलब आप कितनी देर तक, एक कैपेसिटी होती है ना हर किसी की। अब 1.5 घंटा, तो चलो 1.5 घंटे बाद आपका इंटरेस्ट कम होना चालू हो जाता है ना, तो एक लिमिट होती है हर एक की, तो वो एनर्जी एफिशिएंसी घट जाती है, ठीक है, नहीं तो वो पास ऑन होता जाएगा जितना इंटरेस्ट के साथ में। इसीलिए क्या होता है कि आप जब पढ़ाई करो, जैसे मान लो 30 मिनट ही करो, लेकिन 30 मिनट पढ़ो, उसके बाद छोड़ दो 10 मिनट के लिए, लेकिन वापस आओ। ऐसा नहीं है कि खेलने चले गए ऊपर तो बस भूल ही गए, है ना? तो वापस आके वापस पढ़ो और इंटरेस्टिंग बनेगा, फिर पढ़ो, फिर कंप्लीट करो। तो ऐसे वी कैन मूव ऑन। तो उसमें क्या है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री टिप्स पे याद रहेगी, अब याद है ना, ऐसे पहले नहीं याद होती होगी, अभी याद, ठीक है, क्लियर है? तो विल कंटिन्यू टुमारो, क्यों 15 मिनट ही है फालतू खिंच, मतलब, ठीक है, सो विल मीट टुमारो, ऑलराइट।